खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार मुखर है और ऐसी खबरें हैं कि पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीट बंटवारे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है। कहा यह जा रहा है कि एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये पहली रिपोर्ट देखिए आप हमारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए जुम्मा 4 रोज ही गुजरे हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीट बंटवारे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई। खबर यह भी है कि अमित शाह को चिराग पासवान की चिट्ठी मिलने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने चिराग से संपर्क किया और जल्द ही सीट बंटवारे पर बातचीत का आश्वासन भी दिया। बीजेपी एलजेपी के बीच हुए इस पत्राचार से एक बात साफ है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए में मनमुटाव है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान समय समय पर सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमला बोलते रहते हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी के नेता इसे मनमुटाव मानने को तैयार नहीं। उनकी भाषा में कहें तो ये तो एनडीए गठबंधन में लोकतंत्र का सबूत है, जिसमें सबको बोलने की आजादी है। बड़े अच्छे डीजीपी हैं, वो इतने पॉपुलर हैं कि बेगूसराय क्या बिहार के किसी भी सीट से लड़ेंगे तो उनकी लोकप्रियता है कि वो कहीं से भी जीतेंगे। जदयू और भाजपा एनडीए का पार्ट है। पता नहीं आप लोगों को कहाँ बेचारे चिराग पासवान का खफा दिखता है। तो इतना प्यार से हंसमुख चेहरा है, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। वो एनडीए के लिए बोलते हैं, एनडीए के पार्ट हैं और जदयू और लोजपा और बीजेपी तीनों मिला के। चिराग के बागी तेवर पर जेडीयू ने भी लगभग चुप्पी साध रखी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू की ओर से शीर्ष नेतृत्व पर वक्त रहते मसला सुलझा लेने की बात कही जा रही है। को लेके इनके यहाँ प्रॉब्लम तो है ही। ये दोनों गठबंधन जो है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि एनडीए का जो हम लोगों से बार बार मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि महागठबंधन में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनको ये भी देखना चाहिए कि जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत पुराना गठबंधन है और उस गठबंधन में इस तरह का रार क्यों मचा हुआ है। चिराग का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बिहार की जनता में गुस्सा है, आक्रोश है और उसका खामियाजा जो है चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जब एनडीए में सब ठीक ठाक है तो फिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अब तक क्यों मोहर नहीं लगाई गई? क्यों बीजेपी और जेडीयू सहयोगी दल एलजेपी और हम को फंसा कर रखें? क्यों सीट बंटवारा साफ साफ नहीं कर दिया जाता? वो भी तब जब पहले फेज की वोटिंग में अब बस महीना भर ही बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो एक और एलजेपी सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं तो 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई मनमुटाव नहीं है, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही सीट शेयरिंग के मसले को भी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? वैसे चिराग की नाराजगी एनडीए से नहीं, सीएम नीतीश से है। वजह इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 9 करोड़ 44 लाख लोगों को 45 लाख मेट्रिक टन अनाज ये अप्रैल से नवंबर के बीच में दिया गया है। बाकी नवंबर तक 2.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को 1500 रुपया दिया गया है। और कुछ लोग किसानों की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठ कर। हमने किसानों के लिए काम क्या किया है? देश के 10 करोड़ किसानों को हम देते हैं
मालूम है 2000 रुपया हर 3 महीने पर किसान सम्मान योजना। शनिवार को बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी रविशंकर प्रसाद ने एनडीए घटक दल के एक साथ होने और साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके 24 घंटे बाद ही बिहार की सियासत में एनडीए में मनमुटाव की खबरें आ गई। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी और उसमें सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर पूछे गए सवालों ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी रविशंकर प्रसाद कितना भी दम भर लें कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए खेमे में नाराजगी है और इस नाराजगी की कई वजह है। जरा गौर करिए। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को नापसंद करते हैं। ये कई मौकों पर उनके बयान और पोस्ट से साफ हो गया। बिहार में एलजेपी की दलितों के बीच अच्छी पकड़ है और वो विधानसभा चुनाव में 6 से लेकर 12% तक वोट हासिल करती आई है। इसीलिए चिराग पासवान इस बार के विधानसभा चुनाव में 42 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि हम के एनडीए में शामिल हो जाने से एलजेपी को मनपसंद सीटें मिले ऐसा लगता नहीं। अगर इस बार एनडीए के साथ चिराग की एलजेपी चुनाव लड़ती है तो ऐसा पहली बार होगा जब एक गठबंधन दल के साथ एलजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, जबकि एलजेपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था। और 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़े और एलजेपी तब यूपीए के साथ चुनाव लड़ी थी। वैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एलजेपी गठबंधन वाली एनडीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू ने लगातार तीसरी बार सत्ता का स्वाद चखा। 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों के वोट प्रतिशत पर गौर करिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब एनडीए को 33% वोट मिले थे, जिसमें बीजेपी को 24.4%, एलजेपी को 4.8%, आरएलएसपी को 2.4% और हमको 2.2% वोट मिले थे। वहीं महागठबंधन ने 43% वोट हासिल कर सरकार बनाई थी, जिसमें आरजेडी को 18.4, जेडीयू को 16.8 और कांग्रेस को 6.7% वोट मिले थे। समय के साथ गठबंधन टूट गया और जेडीयू बीजेपी में दोबारा गठबंधन हो गया, लेकिन इस गठबंधन में जेडीयू की सहभागिता शायद एलजेपी को रास नहीं आ रही है। लिहाजा बिहार चुनाव से पहले चिराग के अंदर छटपटाहट है और नाम सीट बंटवारे की उलझन का दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और बिहार में न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल करती दिख रही है। इसीलिए इन पार्टियों की मजबूरी है चुनावी गठबंधन, और ये सिलसिला 1990 से चल रहा है। 1990 के बाद हुए 7 विधानसभा चुनाव में ये साफ कर दिया है कि अकेले कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता है। इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब बारी टिकट बंटवारे की है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही जगह सीट बंटवारे पर बात हो रही है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान करीब 36 सीटों की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर भी हैं। उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर उनकी पार्टी को उनके मुताबिक टिकट नहीं मिला तो वो 143 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। भाई, दुनिया में सब कोई स्वतंत्र हैं अपनी अपनी राह चुनने को। आप किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं ना कर सकते हैं। तो चुनाव अनाउंस हो गया है, जिसको अपनी राह पकड़नी है अपनी राह पकड़े। जो गठबंधन में रहेगा, एनडीए में रहेगा, वो एनडीए में रहेगा। तो उसमें किसी पे क्या टिप्पणी करनी है, किसी पे क्या कमेंट करना है, सब स्वतंत्र हैं। अब ऊँट कौन है, अब पहाड़ कौन है,
इसका फैसला तो 10 तारीख को जनता ही ना करेगी। तो इसलिए तब तक ये सब चलते रहता है, छोड़िए, कौन पूछता है। तो उन्होंने तो पत्र लिखा अमित शाह को। भाई अमित शाह को क्यों नहीं पत्र लिखेंगे? उनकी बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी के अलाई हैं, तो उन्हें स्वाभाविक है अमित शाह जी को पत्र लिखेंगे, उसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है। ये चीज सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने रविवार को अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। पत्र में चिराग ने बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन में अब तक कोई भी बातचीत शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया। देखिए, जहां गठबंधन में लोग रहते हैं, अपनी अपनी बातों को, अपने अपने पार्टी को एक्सपेंशन करने के लिए हर एक दूसरे आदमी पर प्रेशर बढ़ाता है, ये लाजमी है, कोई नई बात नहीं है। हर आदमी चाहता है अपने आप को सरवाइव कराने के लिए इलाज करना चाहता है, वह भी चाहते हैं। हर एक दूसरा आदमी दूसरे आदमी से डायलॉग लिखता है, पत्र लिखता है, उसका एक यही कारण है और कोई कारण नहीं है। अपोजिशन कहाँ है यहाँ कोई? पहले अपोजिशन अपना काम करते रहें, पहले अपने को अपने घर ठीक कर लें, फिर दूसरा के खिड़की में झांकने की आदत डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे ही के यहाँ झांकने में अपना घर छूट जाता है। तो कुछ कमी होती है तो गार्जियन पर दबाव डालता ही है, तो दबाव डाल रहे हैं। अंतिम समय में आप देखिएगा कि वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे, और जहाँ तक हो सकता है जितना कहेंगे उतना तो सीट नहीं, लेकिन आगे पीछे करके परिस्थिति को समझ करके उनको सीट मिलना है, और एनडीए के पार्टनर हैं, पार्टनर रहें। कोई जनता में गलत मैसेज नहीं जाना है, सारी प्रक्रियाएं चल रही है। 30 तक सब लोग फाइनल कर लेंगे। आप देख लीजिएगा 30 के बाद कि सब स्थिति सामान्य रहेगी, और जनता को किसको टिकट मिलना है, किसको न मिलना है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जनता काम देख रही है। उधर महागठबंधन में आरएलएसपी की बेचैनी खबरों में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेता आरएलएसपी को मनाने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि थोड़ा इधर उधर कर महागठबंधन 1-2 दिन में सबको एडजस्ट कर लेगा और सीटों की संख्या का ऐलान इस महीने के अंत तक हो जाएगा। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है, और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। हमको ठीक लगेगा, बिहार की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो उचित लगेगा हम निर्णय लेंगे, फिर आपको बताएंगे। बिहार में किसी दल को बहुमत न मिलने के पीछे उनका जातिगत जनाधार है। जेडीयू और आरजेडी की लोकप्रियता मूल रूप से कुर्मी और यादव में है। एलजेपी और हम का वोट बैंक दलित है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस स्वर्ण मतदाताओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। यही वजह है कि बिहार में अगर गठजोड़ ना हो और सभी पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी तो खंडित जनादेश ही आएगा और सरकार नहीं बन पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे कल जेडीयू के सदस्य बन गए। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अपनी दूसरी पारी का वो श्री गणेश करें, इससे पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या इस तरह नौकरी से इस्तीफा देकर किसी को राजनीतिक दल ज्वाइन करना चाहिए था। देखिए रिपोर्ट से। नालंदा में क्या है, उस पुलिस पदाधिकारी की रविवार को वो जेडीयू में शामिल हो गए। वैसे भी मंगलवार को बीआरएस लेने के बाद से ही उनकी सियासी पारी को लेकर कयासों का बाजार गरमाया हुआ था। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि वो अब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ। बहरहाल उनकी इस सियासी पारी को लेकर विपक्षी दल तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया उसी समय स्पष्ट हो गया था कि चुनाव लड़ेंगे, और किससे लड़ेंगे तो जदयू से ही लड़ेंगे। उन्होंने सीधे कहा कि हमारे गार्जियन है मुख्यमंत्री जी ने उनको डीजीपी बनाया। तो उस समय जिस समय डीजीपी वो बने थे, अन्य लोग भी थे डीजीपी के कतार में, और लोग माने अनुमान लगा रहे थे कि शायद गुप्तेश्वर पांडे को नहीं मिले, माने कई कारणों से, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैंने सब चीज़ को दरकिनार करके नीतीश जी ने इनको डीजीपी बनाया। तो नीतीश जी का ऑब्लिगेशन है,
और नीतीश जी का ऑब्लिगेशन यहाँ तक है कि आप VRS लेना चाहते हैं तो 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, तब आपको VRS मिलता है। उस नियम को शिथिल करके और 24 घंटे के अंदर इनको VRS मिल गया। डीजीपी की हैसियत से काम करते होते तो बिहार में अपराध का ग्राफ बड़ा नहीं होता। और आज भी जेडीयू के कार्यकर्ता बन गए, तो कभी वो डीजीपी बन के देश की सेवा, राज्य की सेवा किए होते तो मैं समझता हूं कि बिहार अपराध मुक्त होता। आज अपराधीकरण बिहार का हुआ है वो डीजीपी के कारण, चूंकि ये जेडीयू के कार्यकर्ता के रूप में काम किए। तभी बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि इस तरह के इस्तीफे से यह आभास होता है कि इनकी महत्वाकांक्षा ने ऐसे लोगों के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को प्रभावित किया होगा। बहरहाल गुप्तेश्वर पांडे के बारे में भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं। I think this whole temptation of continuing to occupy a Lithian's bungalow is a very serious temptation, and therefore kindly review that unless it's absolutely essential, either some of these tribunals must be subsumed into the judicial setup, pay the judges who have retired and retired judges a pension equal to their last drawn pay. और पाटलिपुत्र के रणमाज के लिए इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।